नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं दिनेश कुमार सोनी, मेरी क्वालिफिकेशन है एम.कॉम बीएड और मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों से मैं सीबीएसई स्कूल्स में अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के उन बच्चों को अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स देने जा रहा हूं जो किसी कारण से अपने स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं या जो अपने घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को अपना पूरा प्यार देंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। तो दोस्तों, आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के फुल कोर्स में हम इसकी पूरी एक सीरीज बनाएंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में अकाउंटेंसी को बांटा गया है। तो जिसमें से पार्ट ए जो है वो आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 10 मार्क्स का है। इसके बाद सेकंड है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो कि 30 मार्क्स का है और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो कि 20 मार्क्स का है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 12 मार्क्स का है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि 8 मार्क्स का है। तो दोस्तों, इस पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। मैं वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा ताकि आप बोर ना हो। मैं कोशिश करूंगा एक या दो से ज्यादा टॉपिक में एक बार में ना लूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, एसिमुलेट कर सकें और कंटिन्यूअसली आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेके आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सबसे पहले डेफिनेशन। Not for profit organization refers to the organizations that use for the welfare of society and are set up as charitable institutions, which function without any profit motive like gym club, sports club, hospitals, schools, any recreational or entertainment club। तो ऐसे जो भी क्लब्स होते हैं जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे फुटबॉल क्लब हैं, क्रिकेट क्लब हैं और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं। आपने लायंस क्लब का नाम सुना होगा जो अपनी सर्विसेज सोसाइटी को देते रहते हैं। कई ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जो कि चैरिटी से चलते हैं, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ स्कूल्स भी होते हैं जो चैरिटेबल होते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव से रन नहीं किए जाते। तो ये सब के सब आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो एंटिटी होती है वो इनके प्रमोटर से अलग होती है। अब आप बोलेंगे ये प्रमोटर्स तो कंपनी में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर्स कंपनी में भी होते हैं और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं। जिस तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोटर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। पर इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी इनके प्रमोटर से सेपरेट होती है। नेक्स्ट है, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है वो अपने मेंबर्स का रिक्रिएशन करना, उनका एंटरटेनमेंट करना, चैरिटी के वर्क्स करना, सोशल वर्क करना, रिलीजियस वर्क करना, इस तरीके के वर्क आते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करते हैं। देन ये जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू या सोसाइटी के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि सर्विसेज रेंडर करना, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज देना होता है। और ये जो है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू नहीं, बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू ऑपरेट होता है। इसलिए इसमें ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सर्विस देना चाहते हैं सोसाइटी को। देन इसका जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो होता है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन फी, मेंबरशिप फी। इनको कई लोग जो है वो अपनी तरफ से डोनेट करते हैं। जैसे कई आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको डोनेशन मिलता है। जो मेन सोर्स ऑफ फंड होते हैं वो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन फी, मेंबरशिप फी होते हैं। इसके अलावा ये और कई तरीकों से भी पैसे कमा सकते हैं, पर इनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को यूज करके सोसाइटी को सर्विसेज देना है। देन
ये जो है वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर ये लोग रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो दोस्तों, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करता है, जिसके अंदर आते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो ये जो है एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक के बेस पे बनाया जाता है। ये कैश बुक नहीं है, मगर कैश बुक के बेस पे बनाया जाता है। देखेंगे आप, कैश बुक जब बनाई जाती है तो हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज बनाते हैं। जैसे पहली तारीख को हमने कितना खर्चा किया, दूसरी को कितना किया, तीसरी को कितना किया, और इस तरीके से हम कैरी ऑन करते हैं। तो हो सकता है कि एक ही तरीके के खर्चे कई बार रिपीट हुए हों, पर जब हम रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो एक ही तरीके के सभी खर्चों को एक साथ एक्यूमुलेट करके, एक साथ कलेक्ट करके और उनको एक बार प्रेजेंट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने सैलरी साल में 12 बार पे की होगी, बट उस सैलरी को हम एक साथ एक्यूमुलेट करके दिखाएंगे कि टोटल सैलरी हमने कितनी पे की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैश बुक की समरी है, राइट? क्योंकि कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है और रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, जो कि ईयर के एंड में होता है। तो इस तरीके से ये एक समरी है कैश बुक की। देन ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करती है। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुए हों। इसमें हम किसी भी तरीके के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, चाहे वो प्रीपेड से रिलेटेड हो, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, अर्नड इनकम हो या डेप्रिसिएशन हो या अनअर्न इनकम हो या नॉन कैश आइटम्स को हम लोग इसमें शो नहीं करते। इसके बाद हम आते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं एक रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के। तो मैंने टोटल रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो जिसका पहला स्टेप है, आप लोगों को सबसे पहले लेना है कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, जिसे कि हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब इसको कैसे मेंशन करते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेना है। अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपका ओवरड्राफ्ट है तो आप उसे क्रेडिट साइड शो करेंगे। हम लोग इसे लिखते हैं टू बैलेंस बीटी या बाय बैलेंस बीटी। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, और निगेटिव बैलेंस है, अगर ओवरड्राफ्ट है आपका, तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। सेकेंड स्टेप होता है, आप सभी की सभी इनकम्स जो भी आपने रिसीव की हैं, जो भी आपकी रिसिप्ट्स हैं, उनको आप मेंशन कर देते हैं डेबिट साइड। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, डोनेशन रिसीव किया, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिए, उसका पेमेंट आपके पास आ गया, आपने कोई पुराना फर्नीचर सेल कर दिया या अदर किसी भी सोर्स से आपके पास पैसे आए हैं, तो आप इसे शो करेंगे रिसिप्ट साइड। देन नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पेमेंट साइड। आप शो करेंगे ऑल द पेमेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रेसिप्ट हो या पेमेंट हो, हमें इसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम्स को अलग अलग क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, हम उन दोनों को ही इसमें शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों आपका कि आपको इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम या हम लोग बोल सकते हैं एडजस्टमेंट को शो नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी के सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, बट ये जो एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम इन्हें अपनी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे। देन अगला स्टेप होगा, हम पेमेंट और रिसिप्ट का टोटल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद पता करेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर हमारी रिसिप्ट ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, दैट इज पॉजिटिव। और अगर हमारा ओवरड्राफ्ट साइड का टोटल ज्यादा है या पेमेंट का टोटल ज्यादा है तो हम डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, राइट? तो ये क्या है आपका? ये है आपका बैलेंसिंग, कि कैसे हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे आइटम जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
रेसिप्ट साइड शो होते हैं। तो आप देख सकते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का शो होता है, सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो इस ईयर के लिए हो, प्रीवियस ईयर के लिए हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हो। जनरल डोनेशन मतलब आपको जनरल पर्पस के लिए जो डोनेशन मिला हुआ है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिला है जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर मशीन को खरीदने के लिए आपको डोनेशन मिला हुआ है। देन आपको कोई ग्रांट मिली हुई किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए, राइट। देन आपको एंट्रेंस फी, अगर कोई आपके क्लब में एंट्री लेता है तो एंट्रेंस फी देता है, या फिर लाइफ मेंबरशिप फी, जो आपके क्लब का मेंबर बन रहा है वो लाइफ टाइम के लिए आपको मेंबरशिप फी दे रहा है। आपने पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिए हैं, आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि यूजलेस हो गया अब आप उसको सेल कर रहे हैं, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, आपको कोई लेगेसी मिली हुई है, लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। तो इस तरीके से अगर आपको कोई वसीयत मिली हुई है, चाहे वो जनरल पर्पस के लिए हो या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उसके अलावा अगर आपने कोई अदर फिक्स एसेट सेल की है, आपने किसी और अकाउंट स्पेसिफिक फंड के लिए आपने कोई अमाउंट रिसीव किया हुआ है, आपको इसके अलावा कोई भी रेसिप्ट मिली हुई है, वो सबके सब रेसिप्ट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद पेमेंट साइड क्या क्या शो करते हैं हम लोग, अगर ओवरड्राफ्ट है या हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव बैलेंस है कैश का बिगिनिंग में, सैलरी आपने पे की, रेंट पे किया, पोस्टेज एक्सपेंसेस पे किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए आपने कोई खर्चा किया, आपने रिपेयर्स के लिए कोई खर्चा किया, आपने ऑडिट फी पे खर्चा किया, आपने मेंटेनेंस पे एक्सपेंस किया, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपने ऑनरेरियम दिया। ऑनरेरियम क्या होता है, जब हम किसी को सम्मान के तौर पे कोई अमाउंट पे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कोई बाहर से आपने डॉक्टर्स बुलाए जिनकी पेमेंट करना वैसे तो हॉस्पिटल के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, बट हम सम्मान के तौर पे उसे कुछ दे रहे हैं। देन म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया हो, आपने कोई प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की हो, आपने कोई ऑफिस का एक्सपेंस किया हो, या फिर आपने किसी शो पे कोई खर्चा किया हो, आपने मिसलेनियस पेमेंट्स की हो, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हो, आपने बुक्स परचेज की हो, आपने किसी लोन का रीपेमेंट किया हो, या फिर आपने किसी बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया हो, और आखिरी में हम लोग लिखते हैं कि हमारा कितना बैलेंस बचा हुआ है कैश बुक के अकॉर्डिंग। दोस्तों फिर इसके बाद हम आते हैं कि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है जिसमें हम रेसिप्ट साइड पूरी की पूरी रेसिप्ट लिखते हैं और पेमेंट साइड पूरी की पूरी पेमेंट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास रेसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड हम यानी पेमेंट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है, और अगर हमारा पेमेंट का टोटल ज्यादा है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं टू बैलेंस सीडी जो कि ओवरड्राफ्ट का साइन है। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूं, और इसी के लिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तैयार की है। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, जिसे कि मैं समझा दूंगा बट करना आपको है, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस सब्जेक्ट में स्किल्ड होते जाएंगे। तो नेक्स्ट जब भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा और उसके साथ साथ आगे के टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि एक स्पोर्ट्स क्लब के लिए है ऑन 31 मार्च 2020। तो दोस्तों इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हम लोग रेसिप्ट साइड लिखते हैं, तो हम इससे रेसिप्ट साइड लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है तो इसलिए आप इसको भी रेसिप्ट साइड लिख देंगे। देन आपको डोनेशन मिला तो इसे भी आप रेसिप्ट साइड लिख देंगे, राइट। फिर आपको एंट्रेंस फी मिली हुई है, इसे भी आप रेसिप्ट साइड लिख देंगे। फिर आपको रेंट के सबलेट से, मतलब जब आप ऑलरेडी रेंट पे कोई बिल्डिंग लेके रखे हैं और उसका एक पार्ट आपने रेंट पे दे दिया, इसको हम बोलते हैं रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट। तो फिर आपको ये भी मिला हुआ है इसलिए आप इसको भी रेसिप्ट साइड लिखेंगे। आपने रेंट पेड की है ये आप लिखेंगे पेमेंट साइड। फिर आपने टैक्सेस पे किए हैं, इसे भी आप पेमेंट साइड लिखेंगे। आपने सैलरी पे की है, इसे भी आप पेमेंट साइड लिखेंगे। देन आपने ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पे किया है, दैट इज पेमेंट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेमेंट किया है, इसे भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पेमेंट किए हैं, पेमेंट साइड लिखेंगे। और
इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे हैं, ये भी एक प्रकार की पेमेंट है, इसे भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपने इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आपका आ जाएगा रेसिप्ट साइड। और फिर आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया हुआ है, तो इसे भी हम लिखेंगे पेमेंट साइड। और आप देख सकते हैं आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड है, इसे भी कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट मिला नहीं है, तो अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब ये एक्रूड इनकम है, इसे भी हम शो नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम जितनी भी चीजें हैं जो हमें अभी तक मिली नहीं है या जो हमने पेमेंट नहीं की है, उसे हम कंसीडर नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकाल पाएंगे, और कोशिश करूंगा कि आपके पूरे के पूरे कोर्स को मैं कंप्लीट करूं बहुत कम से कम वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।